हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जगजीत, आई एम हिस्ट्री टीचर। आज हम BA 2 सेमेस्टर 3 इसका जो सिलेबस है इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसका चैप्टर 2 है हमारे पास। दैट इज़ ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडिया। ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है? राजनीतिक जागरूकता हम कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने देश की राजनीति के लिए जागरूक हों कि उनकी राजनीति कैसे चल रही है, राजनीति को क्या प्रभावित कर रहा है, उनके देश की राजनीति में उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या फ़र्ज़ हैं। ये सारा कुछ राजनीतिक जागरूकता में आ जाता है। भारत के जो लोग हैं, अगर हम पुराने समय से देखते हैं, ये हमारा टाइम पीरियड जो हमारे पास है 1855 टू 1905, तकरीबन 50 साल के समय में हमने डिस्कस करना है कि जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है भारत के अंदर वो कैसे आया, वो जागरूकता क्या हुई लोगों के अंदर, राजनीतिक जागरूकता। तो हमारे देश के जो लोग हैं वो पहले राजाओं के अंडर रहते थे, राजा राज करते थे। राजा अपनी प्रजा के ऊपर एक भगवान के समान जो है वो अधिकार रखते थे। और धीरे धीरे करके 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई, और भी देशों से कंपनीज आई, पर ब्रिटिश कंपनी जो है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल थी। और 1757, 1764 बकपलासी, बक्सर की लड़ाई के बाद में तो ये ब्रिटिश कंपनी जो है धीरे धीरे एक राज्य, एक एम्पायर के रूप में इस्टेब्लिश हो गई। तो इतना उन्होंने ग्रो किया भारत में, अलग अलग इलाकों को कई तरीक़ों से अपने अंडर कर लिया। भारत के काफ़ी इलाके उनके अधिकार के अंडर थे। तो हमारे देश के लोग जो हैं उनको मौका मिला ब्रिटिश लोगों के कांटेक्ट में आने का। ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड, रेगुलरिटी के अंतर्गत चलने वाले और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंसिड्रेशन रखने वाले, ट्रेड के माहिर और बहुत विकसित जो इलाके को बिलोंग करते थे। तो उनका सिस्टम जो है, डिसिप्लिन्ड सिस्टम, रेगुलरिटी का सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी का सिस्टम जो है वो चल रहा था। और उनके अंदर एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जब उन्होंने भारत के अलग अलग इलाकों के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया या अपने अंडर कर लिया इलाकों को, तो उन्होंने अपने तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सिस्टम चलाने की कोशिश की। उस सिस्टम में चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, वो सारा कुछ उन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू किया। उन सब चीज़ों को देख के भारत के लोग भी जो हैं उससे प्रभावित हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने स्कूल खोले भारत में, कॉलेजेस खोले, एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया यहाँ पे। वुड्स डिस्पैच 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी के समय लागू किया गया, उसको भारत में एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि कितना बढ़िया एक्ट जो है एजुकेशन के लिए वो बनाया गया था सिस्टम। तो आज तक भी अगर हम काफ़ी हद तक देखें, वही एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। और इसके अलावा जो लोग जॉब्स करते थे अंग्रेज़ों की कंपनी में, चाहे वो चपरासी का काम करें, चाहे वो किसी ऑफिसर का काम करें, तो उनको अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस जो हैं वो होने लग गए। ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना बनाई। पहले उनके सैनिक बाहर से आते थे, इंग्लैंड से आते थे। धीरे धीरे वो महंगा लगने लगा सिस्टम, तो उन्होंने भारत से ही अपनी आर्मी जो है वो इस्टेब्लिश कर ली। जो लोग अंग्रेज़ों की आर्मी में गए, शामिल हुए, उन्होंने देखा ड्रिल प्रैक्टिस कितना ज़्यादा, यूनिफॉर्मिटी कितनी है, रेगुलराइजेशन कितनी है, मतलब डिसिप्लिन का कितना ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा प्रेस, जो ब्रिटिशर्स हैं उनका प्रेस के अंदर बहुत कंट्रोल है। प्रेस के ऊपर बहुत डिपेंडेंस भी है उनका, कि जो लोग हैं वो रोज़ अखबार पढ़ते हैं। कई तरह के अखबार इंग्लैंड में चलते थे, उसी पैटर्न के अंदर भारत में भी कई अखबार चले। अखबारों से क्या है कि अलग अलग देशों के बारे में या देश के अलग अलग राज्यों के बारे में खबरें लोगों को मिलती थी। तो पहले कुछ न्यूज़पेपर जो हैं वो इंग्लिश में ही चलते थे। धीरे धीरे करके हमारे देश के लोगों ने एफ़र्ट्स किए तो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में भी जो है वो अखबार चलने लगे, न्यूज़पेपर जो है वो आने लगे।
हर कोई व्यक्ति वर्नैकुलर लैंग्वेज तो पढ़ ही सकता है, अपने इलाके की भाषा तो पढ़ ही सकता है, समझ सकता है। तो ऐसे करके हर एक देश की बातें उन तक पहुंचने लगी। और इसके अलावा लोग कई तरह के रेवोल्यूशनरी आर्टिकल्स लिखते थे, तो वो आर्टिकल्स पढ़ के बड़ी मन में पॉलिटिकल जागरूकता जो है वो जाहिर होती है, प्रकट होती है। इसके अलावा उस समय कई ऐसे जो हैं इंसिडेंट्स हुए अलग अलग देशों के अंदर जिनमें रेवोल्यूशंस आई। उनको देख के हमारे देश के लोगों में भी लगा कि हम भी अपने देश को जो है अपने हाथों में ले, हमारे देश का सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। तो लोगों ने यहाँ पे कई जो हमारे देश के बच्चे थे वो कुछ यहाँ पढ़ने के बाद में हायर स्टडीज़ के लिए विदेश गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, कनाडा गए। और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पे विद्यार्थी जो हैं उनकी एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे लोग जो हैं ग्रुप्स बनाते हैं, वहाँ पे लोग अपनी पार्टीज़ बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं। तो लोग अपने आप में पूरी तरह से राजनीति का हिस्सा बन के रहते हैं। पर हमारे देश में ऐसा कॉन्शियसनेस नहीं था। जब वो लोग वापस आए अपने देश में तो उन्होंने यहाँ पे आके भी अपनी एसोसिएशंस बनाई। जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की हम बात करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बंगाल में बनाई गई थी। ऐसे कई तरह की एसोसिएशंस बनाई गई जिनको आगे चल के एक तरह से वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो चलाया गया, ताकि वो हमारे देश को छोड़ दें और हमारे देश का सिस्टम जो है वो हमारे हाथ में आ जाए। तो ये ऐसी कई एसोसिएशंस बनी जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में भी इस्टेब्लिश हुई। ऐसे ही एक एसोसिएशन जिसका नाम आज तक हमारे देश में पॉपुलर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC के नाम से हम इसको जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1885 में इसकी स्थापना की गई। और इसमें कौन से लोग शामिल थे? भारत के पढ़े लिखे लोग, हिंदू, मुस्लिम पढ़े लिखे व्यक्ति और ज़्यादातर उच्च घराने से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हाई क्वालिफिकेशन वही अफोर्ड करते थे जिनके पास काफ़ी पैसा है, जो लोग काफ़ी हद तक आधुनिकता वाली सोच रखते हैं, मॉडर्न है। तो ये जो हाई क्लास लोगों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो लोग जो है अंग्रेज़ों के सिस्टम से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, ज़्यादातर जो स्टार्टिंग में इसके मेंबर्स बने वो काफ़ी हद तक बाहर के देशों में पढ़ाई लिखाई करके आ चुके थे या बाहर के देशों के सिस्टम को बहुत अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने ये एक एसोसिएशन स्टार्ट की 1885 में। इसका पहला जो सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन, मीटिंग मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, दैट वाज हेल्ड इन बॉम्बे। WC बैनर्जी, ये वोमेश चंद्र बैनर्जी ने इसको चेयर किया, प्रेसिडेंट थे वो इस कमेटी के। फर्स्ट जो सेशन हुआ उनकी प्रधानगी में वो सेशन हुआ। उसमें इन्होंने कुछ मते पास किए कि कांग्रेस क्या है। पर ये कांग्रेस जो है ये बनाई गई A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम ये एक रिटायर्ड ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर था। इसने भारत के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, जो अच्छे घरानों के हैं, उनको इकट्ठा किया और उनको प्रेरित किया कि आप एक एसोसिएशन बनाइए। उनको बोला कि आपका कोई भी एजेंडा है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, हर मीटिंग में आप उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो और उसके सोल्यूशन के लिए आप एक वे आउट निकालो, सबकी ड्यूटीज़ लगा दो और फंड्स इकट्ठा करो और जितना हो सके अपने देश में जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कई लोग ये सोचते हैं कि ये A.O. ह्यूम जो है इसने ऐसा क्यों किया। या एक चीज़ और आती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सेफ्टी वैल्व। सेफ्टी वैल्व क्या होता है? अगर हम कुकर घर में जलाते हैं, खाना पकाते हैं, कुकर में अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो एकदम से सीटी निकलने का डर होता है। सीटी निकलेगी तो बहुत ज़्यादा घमासान, एक बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। तो उसमें एक वैल्व होता है, सेफ्टी वैल्व, वो खुल जाएगा तो सारी हवा, प्रेशर जो है बाहर निकल जाएगा, वो सेव कर देता है, वो इतना बड़ा इंसिडेंट, बड़ी घटना नहीं होने देता है। तो ये A.O. ह्यूम जो है बेसिकली एक ब्रिटिशर ही था और उसने भारत के कुछ पढ़े लिखे लोगों के साथ में दोस्ती की, उनकी एसोसिएशन बनवा दी। और उसमें क्या किया कि ये लोग बताएंगे हमारा क्या एजेंडा है, हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स A.O. ह्यूम तक पहुंचेंगी और वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचा देगा। ब्रिटिश जो उस समय गवर्नर जनरल था, ही वॉज लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है 1884 में उसने ज्वाइन किया और A.O. ह्यूम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको देता था ताकि भारत के लोग एकदम से बड़ा कोई
इंसिडेंट ना क्रिएट कर दें और जो कंट्रोल ना हो सके अंग्रेज सरकार से, तो पहले ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देना और उसके खिलाफ या उसके लिए कोई पॉलिसी अपनी बना के रख लेना। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्टार्ट की गई भारतीयों के द्वारा एक अंग्रेज़ अफसर की मदद से, वो बेसिकली अंग्रेज़ों की मदद के लिए ही बनाई गई थी। पर चाहे ये अंग्रेज़ों की मदद के लिए बनाई गई, बट आगे चल के जब भारत के लोगों ने टोटल कंट्रोल इसका अपने हाथ में लिया, तो ये भारत की आज़ादी के लिए, भारत के जो प्रोग्रेस के लिए एक बहुत बढ़िया साधन बनी। इवन भारत की इंडिपेंडेंस के बाद में एक बहुत बढ़िया पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इस्टेब्लिश रही। इवन आज भी टिल डेट अगर आप देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पूरी तरह से कंपटीशन में उतरती है, आज तक भी इसके प्रेस्टीज में कोई कमी नहीं है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बना 1885 में, इसका पहला सेशन हुआ बॉम्बे में, तो हर साल इसका अलग अलग जगह पे सेशन होता था। तो इन लोगों ने जब स्टार्टिंग में अपने एजेंडे रखने शुरू किए कि हमें ये फैसिलिटी चाहिए, हमें ये चीज़ करना है, तो वो एप्लीकेशन बना के ब्रिटिश सरकार को अपनी तरफ से भेज देते थे। और उनका सबसे बड़ा जो एक उन्होंने पॉइंट रखा हुआ था कि हमने कभी भी वायलेंस नहीं क्रिएट करना है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हमने कभी भी ऐसे नहीं चल पड़ना है, हमने बहुत सिंपल ढंग से अपना रिप्रेजेंटेशन पुट अप करना है, उसको फॉलो करना है और अपने काम जो है वो आराम से कराने हैं। तो ये सिस्टम चल भी रहा था पर बड़ा स्लो चल रहा था। उनकी कई बातें सुनी जाती, मानी जाती, पर कई नहीं भी मानी जाती थी। तो धीरे धीरे इसमें कुछ लोग ऐसे आए, आगे ज्वाइन करते थे, नए मेंबर्स ज्वाइन करने लग गए हर साल। तो पढ़े लिखे मेंबर्स थे। हर एक इंसान का अपना एक नेचर होता है, उसमें धीरे धीरे करके कुछ यंग मेंबर्स जो शामिल हुए, उन्होंने देखा कि हम जो ये तरीका अपनाया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, प्रेयर पिटीशन, तो ये उनको हम प्रार्थना करेंगे, हम धरना लगा लेंगे, पर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, इससे क्या फ़ायदा। तो ये जो यंग माइंडेड हैं, गरम दल इनको कहा जाता है, उन्होंने क्या बोला कि हमें अपना हक अगर नहीं मिलता तो हमें उसको किसी तरीके से लेना है। अगर वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो हमें एजिटेशन करना चाहिए, हमें आंदोलन करना चाहिए, हमें उनका विरोध करना चाहिए। हम ऐसे इतना टाइम, लंबा टाइम नहीं डाल सकते हैं किसी भी चीज़ को। पर जो पुराने मेंबर्स थे उनको ये लगता था कि ये कोई तरीका नहीं है, वायलेंस हो जाना या लड़ाई झगड़े में पड़ना ये कोई बात नहीं है, काम चाहे स्लो हो पर होना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे थे, ये एग्रेसिव थे, इनको लगता था काम अगर टाइम पे नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, ऐसे तो लटकता रहेगा, हम किसी की गुलामी क्यों करें, ये देश हमारा है। तो ऐसे करते करते 1905 में एक बहुत जो बड़ा एक बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ गया कांग्रेस के मेंबर्स में। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ही एसोसिएशन है, हर साल जब सेशन होता बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती, डिबेट्स हो जाते, बहसबाजी होती, कोई हल ना निकलता, फिर अलग हो जाते। 1905 में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें जो कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई। वो क्या है? गरम दल और नरम दल। गरम दल जिनको हम एग्रेसिव कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, जो क्या कहते हैं अभी इसी समय जो करना है वो करना ही है। एप्लीकेशन से काम नहीं बनता तो एजिटेशन करो, एजिटेशन से काम नहीं बनता तो फाइट करो। पर जो दूसरे हैं वो मॉडरेट्स हैं। मॉडरेट क्या होता है कि आराम से चलना है, कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं आना है, एग्रेसिव नहीं होना है। तो ये इनको मॉडरेट्स को नरम दल कहा जाता है कि सॉफ्टली हमने काम करना है, अगर हम उनके अंडर हैं तो हैं। तो ये दो धड़े बन गए। 1905 में ही देश में एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जो ब्रिटिशर्स ने एक अपने आप को सेव करने के लिए कर दिया। उन्होंने ये देखा कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो एनलाइटेंड व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और मिल के इकट्ठे फाइट कर रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, अपने देश को बचाना चाहते हैं। तो अंग्रेज़ों के लिए बड़ा भारी पड़ रहा था। उन्होंने एक बहुत छोटा सा एक काम किया,
बंगाल में दो पार्ट्स कर दिए, बंगाल को दो भागों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में वो लोग जो ज़्यादा मुसलमान हैं, वेस्ट बंगाल का इलाका वो ऐसा था जहाँ पे ज़्यादा हिंदू थे। उन्होंने, देखो कोई स्टेट को हम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी उसको स्प्लिट कर सकते हैं, कोई ग्राउंड्स पे होता है। तो ब्रिटिशर्स ने इसके लिए क्या ग्राउंड लिया कि ये बहुत बड़ा स्टेट है, इसको मैनेज करना मुश्किल है, हम इसको दो स्टेट्स में बांट रहे हैं और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। कई बार ऐसे होता है, कोई स्टेट बड़ा है तो उसको हम दो भागों में कर देते हैं। जैसे हमारे कुछ साल पहले क्या हुआ, एमपी में से स्टेट निकला, यूपी में से एक स्टेट उत्तराखंड निकल गया, बिहार में से झारखंड निकाला, ऐसे दो स्टेट कर दिए। तो उस समय भी पॉसिबल था, बट जो लोग इसके बारे में असल कारण समझते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं को अलग करने का ये कारण था। तो एक बहुत बड़ा स्प्लिट हुआ कि बंगाल के स्प्लिट के साथ साथ में हिंदुओं और मुसलमानों का भी आपस में स्प्लिट हो गया कि उनके अंदर ये चीज़ घर करने लगी मुस्लिम्स के अंदर कि हमें तो जो है कम वैल्यू मिल रहा है, हमारे लिए इतना ज़्यादा भारत में स्पेस कम है, जो भी कोई एसोसिएशन बनेगी हिंदू जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उनको हमेशा समर्थन मिलेगा। तो ऐसे में 1906 में ये जो हम ईस्ट बंगाल का एरिया कहते हैं वो इलाका, उसकी कैपिटल थी ढाका। ढाका का नवाब जो था आगा खान, उसने कुछ मुस्लिम लोगों को इकट्ठा किया और अपनी एक एसोसिएशन जो है वो नई इस्टेब्लिश कर ली 1906 में, जिसका नाम रखा मुस्लिम लीग। मुसलमानों की प्रोटेक्शन के लिए मुस्लिम लीग जो है वो इस्टेब्लिश की गई। ये एक दो अब एसोसिएशंस बन गई, वन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर वाज मुस्लिम लीग। लेटर ऑन जब ये पहले फाइट भारत को बचाने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी, फिर कुछ देर बाद तकरीबन 1935 के बाद में एक नया जो सिस्टम शुरू हुआ, एक नया दौर आ गया जिसमें इनकी आपस में टसल शुरू हो गई, अंग्रेज़ों के सामने और आपस में क्या कि हिंदू मेजॉरिटी या मुस्लिम मेजॉरिटी। और 1940 के बाद मुसलमानों ने अपना एक सेपरेट स्टेट भी मांगना शुरू कर दिया, उसका नाम भी इवन पाकिस्तान वर्ड भी जो है वो आ गया 1940 में। ये 1885 से लेके 1905 तक का कांग्रेस का फाउंडेशन और ग्रोथ है। उसके बाद में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जो विकास 1905 से लेके 1919 तक। अब 1905 में जब बंगाल को विभाजित किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक नया जो काम हुआ, जो यंगस्टर्स थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि हम अपने देश की बनी हुई चीज़ें पहनेंगे, अपने देश की बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे, अपने देश की बनी हुई चीज़ों को जो है वो प्रफुल्लित करेंगे, विकास उनका जो है वो बढ़ाएंगे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के स्कूलों को, कॉलेजेस को, उनके प्रोडक्शन को, सबको बाइकआउट करना शुरू कर दिया। ये एक तरह से पहला स्टेप था भारत के लोगों का स्वदेशी मूवमेंट की तरफ, जिसको 1920 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत भी जो है वो अडॉप्ट किया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। एक्चुअल जो फूट पड़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 में स्टार्ट तो हुआ 1907 में। 1907 में पूर्ण रूप में दो भागों में बट गई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, गर्म दल और नरम दल के अंदर। फिर इसके बाद में धीरे धीरे अलग इंसिडेंट्स हुए। 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हम इसको कहते हैं। उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई कि मुसलमानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी और हिंदुओं की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कितनी होगी। ये बेसिकली उन्होंने क्या दिखाने के लिए किया कि जो भारत की राजनीति है उसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को पार्टिसिपेट कराया जाएगा, पर जो प्रोपोर्शन बनाया गया उसमें मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, जिससे मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया। उनको ये लगा कि हमारा तो कहीं भी समर्थन नहीं किया जा रहा। और एक और सिख जो लोग हैं उनको ये लगा कि इन लोगों के बारे में बातचीत की गई है, हमारे लिए बिल्कुल इग्नोरेंस है, हमारा क्या। तो ये एक कम्युनल डिस्प्यूट जो पड़ गया 1909 में, ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है वो माना जाता है। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अगेंस्ट जो है वो लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद में
1910, 1911 में ये इतना ज़्यादा जो है बंगाल में एक होने लगा, लोगों ने आवाज़ उठाई कि क्यों पार्टीशन किया, क्यों इसको अलग किया। तो बंगाल को दोबारा से ज्वाइन कर दिया गया, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को ज्वाइन करके फिर से बंगाल बना दिया गया। और 1911 में ही एक बड़ा और इंसिडेंट हुआ कि पहले जो ब्रिटिशर्स हैं वो कलकत्ता में अपनी कैपिटल बनाई हुई थी, उन्होंने कलकत्ता में उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब वो कलकत्ता से बदल के उन्होंने दिल्ली में अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। 1911 में ये राजधानी उनकी बनी, 1947 तक रही, और बाद में इंडियन गवर्नमेंट जो बनी उसमें भी दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल रहा। उसके बाद में 1900 जो हम बात करते हैं 1913 की, 1914 में एक भारत में इंसिडेंट हुआ, कामागाटम मारू इंसिडेंट। ये एक समुद्री जहाज़ के बारे में था कि जिसमें भारत के लोगों को कनाडा लेके जाना था और वो लोगों को वहाँ पे उतरने नहीं दिया गया, और जब वो वापस भेज दिए गए तो यहाँ पे आके उनके ऊपर इल्लीगल फायरिंग की गई, जो भारत के लोगों को बहुत अपसेट कर दिया जिसने। दूसरा एक क्या था कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, जिसमें इंग्लैंड की भी इन्वॉल्वमेंट थी। इंग्लैंड और इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज़, कई जो बहुत तगड़े कंट्रीज़ लगते थे वो हारने लग गए। तो भारत के लोगों ने वर्ल्ड वॉर से काफ़ी हद तक इंस्पिरेशन लिया कि हम भी अपने आप में जो है अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं। ब्रिटिशर जो है भारत के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करके वर्ल्ड वॉर में डाल रहे थे। तो भारत के लोगों को लगा कि हम इनके सामने अपनी कंडीशन रख सकते हैं कि हम आपके देशों में, हम आपकी सेना के लिए नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आया कि हमारा भी देश है, हमारी भी कोई अहमियत होनी चाहिए, हमें भी अपने देश में अपने अधिकार मिलने चाहिए। तो ये कॉन्शियसनेस जो है उनके अंदर बढ़ती जा रही थी। 1918 तक जो वर्ल्ड वॉर चलता रहा तो ये लोग जो हैं वहाँ के इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी लेते थे, यहाँ पे भी एसोसिएशंस बड़ी बड़ी बनने लग गई। तो 1919 तक भारत के लोग जो हैं काफ़ी अवेयर हो गए, उन्होंने जगह जगह पे अपनी एसोसिएशंस, ऐसे सेमिनार्स करने शुरू कर दिए, कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया, नारे लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस सारे के सारे हालात के ऊपर काबू करना चाहते थे। तो 1919 में एक एक्ट पास किया गया, रॉलेट, मिस्टर रॉलेट थे जिन्होंने ये एक्ट बनाया। और इस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ हम करेंगे कि जितने भी लोग ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते हैं, रिबेलियस हैं, उन सबको पकड़ के जेलों में डाल दिया जाए ताकि वो आगे ना बढ़ सके। तो इसमें क्या किया गया, रॉलेट एक्ट जो है बनाया गया। उसमें क्या रखा गया कंडीशन कि जो भारत में अंग्रेज़ों द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पे बिना कोई कारण बताए कितने भी समय के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज़ किसी को अरेस्ट करना होता है, उसको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ता है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है वो बतानी पड़ती है, उसका बेल होता है, उसकी अपील होती है, उसकी बेल होती है, उसको टाइम होता है कि इतने टाइम इसको अरेस्ट रखेंगे। और इवन एज का भी होता है, अगर कोई 18 साल से ज़्यादा है तो उसको अरेस्ट करके जेल में रखा जा सकता है, अगर कम है तो उसको अलग जगह पे रखेंगे या उसके खिलाफ और एक्शन आएंगे। पर ये रॉलेट एक्ट में ये सारी कंडीशंस ख़त्म कर दी, और जैसे ही इसको लागू किया गया उसके कुछ ही दिनों में भारत के अलग अलग इलाकों से लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालना शुरू कर दिया गया। मेल मेंबर स्पेशली जो बाहर जाते थे, धरने लगाते थे, अपनी एसोसिएशंस का काम करते थे, कॉन्फ्रेंसेस करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उन सब लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। उसके लिए 1919 में लोगों ने सोचा कि हमें इसका विरोध करना चाहिए, ये रॉलेट एक्ट बड़ा गलत एक्ट बना है। तो इवन पंजाब के कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा कि हम एक जगह पे इकट्ठे होंगे, तो एक दिन फिक्स कर लिया 13 अप्रैल। 13 अप्रैल एक बड़ा सीक्रेट दिन माना जाता है पंजाब में। जो पंजाब का स्टेपल फूड है गेहूँ, वीट की जो पहली कटाई की जाती है वो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन जो होता है उस दिन की जाती है। अमृतसर गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल जिसको भी हम कहते हैं,
उसमें लोग मत्था टेकने जाते थे। तो उसके थोड़ी ही दूरी में वॉकिंग डिस्टेंस पे जलियांवाला बाग एक गार्डन था। लोगों ने सोचा हम वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, शांतिपूर्वक डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ये एक्ट है उसके अगेंस्ट हमें खड़े होना पड़ेगा। तो वहाँ पे लोगों ने धरना लगाना था। इवन महात्मा गांधी वॉज सपोज टू बी द पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट, दैट डिस्कशन, पर वो वहाँ नहीं पहुँच पाए क्योंकि ये माना जाता है कि ट्रेन्स वहाँ पे रुकवा दी गई। ब्रिटिशर्स को अंदाज़ा था, वो उनको नहीं पहुँचने देना चाहते थे। तो उस समय पंजाब का जो गवर्नर था, ही वॉज माइकल ओ डवायर। ये दो नाम में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरल डायर और माइकल ओ डवायर। माइकल ओ डवायर वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। उसने उस समय ये उसको पता चला कि लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठे होना चाहते हैं। उसको लगा कि बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए, तो उसने ये सारी की सारी आर्मी की कमांड दे दी जनरल, आर्मी का जनरल था डायर, उसको बोला कि आप इसको मैनेज करेंगे। जनरल डायर ने इमीडिएटली धारा 144 लगा दी, जिसमें थोड़े जो 4-5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर होंगे तो ये माना जाएगा कि वो सरकार के खिलाफ कोई एक्टिविटी करने लगे हैं। तो इतने में लोगों को पता नहीं था कि ये धारा लगी हुई है, लोगों को अंदाज़ा नहीं था। तो लोग गुरुद्वारे जा के वहाँ पे जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो गए। कई लोगों ने देखा सब क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, हम भी देख लेते हैं। तो उसी समय जनरल डायर अपनी सेना के साथ में आया। उसने जलियांवाला बाग का एक ही जो दरवाज़ा था, इंडोर भी आउटलेट भी, उसको ब्लॉक करा दिया और लोगों को बोला कि आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये गलत कर रहे हैं, धारा 144 लगी हुई है, आप उसके अंतर्गत बहुत अपराधी हैं। तो इमीडिएटली उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। उनको भागने का मौका नहीं मिला, अपने आप को सेव करने का मौका नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट माना जाता है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी इसको कहा जाता है, कि जनरल डायर जिसके हाथ में सारी कमांड थी, वो चाहता तो लोगों को एक अल्टीमेटम दे के वहाँ से भेज सकता था, पर उसने ये एक इमीडिएट फायरिंग जो किया, उससे पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत भड़क गए, टोटली अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ हो गए। और इसके साथ में एक और इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। पंजाब का एक स्टूडेंट था उधम सिंह, वो भारत से पढ़ने चला गया था इंग्लैंड में। ये माना जाता है कि वो अपनी किताब के अंदर एक पिस्तौल जो है वो छुपा के ले गया था, जो जहाज़ में जाते वक्त उसका पता नहीं चल सका था। तो वो वहाँ पढ़ते हुए उसने जिस व्यक्ति को मारा था, कई लोग सोचते हैं जनरल डायर को मारा, जनरल डायर को नहीं मारा था, उसने माइकल ओ डवायर को मारा था, जिसने कमांड दिया था, जो पंजाब का गवर्नर था उस समय जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के दौरान। तो ये सारा का सारा ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडिया है और फाउंडेशन ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1855 to 1905 और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया 1905 to 1919। थैंक यू।